शटल डिप्लोमेसी है ना, वो COS आसिम मुनीर ने की थी और पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। दो बड़े फैक्टर्स हैं हमारे पास जिससे हमें बड़ी तकलीफ होगी। एक तो ऑयल प्राइसेस और दूसरा आपका रेमिटेंसेस। हमने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया, उसको मुकम्मल नहीं कर रहे, उस पे हमें 18 अरब डॉलर की पेनल्टी हमारे सर पे खड़ी, हमें उसको भी सोचना चाहिए। तो आपके पास एनर्जी सिर्फ अब कीमत का मसला नहीं है कि एनर्जी महंगी है, एनर्जी की सप्लाई का मसला भी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात के अगले दौर का पाकिस्तान में इनकाद और उनकी मुमकिना शिरकत के साथ ही ये तय हो चुका है कि अमरीका ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा और पाकिस्तान दुनिया को एक बड़ी मुमकिना तबाही से बचाने में कामयाब हो जाएगा। 7 अप्रैल दोनों ममालिक ने 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ, जिसमें हतमी मुआहदा ना हो सका। इस डेडलॉक के बाद एक बार फिर ये खदशा लाहक हो चुका था कि अमरीका ईरान जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी जबरदस्त सफारती काविशें जारी रखीं और वजीर आजम ने खलीजी ममालिक के दौरे का फैसला किया, जबकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा करके ईरानी क़यादत को एतमाद में लिया। अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान की सफारतकारी ने हालिया कशीदगी और जंग के खतरात को टालने में कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी जुग्राफियाई अहमियत और दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात की वजह से इस बहरान में एक पुल का किरदार अदा कर रहा है और यही वजह है कि आज दुनिया में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की इस जानदार सफारतकारी और सालिसी की बदौलत ही अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी जैसा नामुमकिन हदफ हासिल हो सका है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद को एक गैर जानिबदार वेन्यू के तौर पर पेश किया। ये जानना अहम है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर एक 5 निकाती फार्मूला भी पेश किया, जिसका मकसद आबनाए हुर्मज़ में जहाज़रानी की बहाली और मुस्तकिल जंगबंदी है। Can you imagine if the US and Iran are able to end the war and put aside issues that they have had against each other for decades here in Islamabad? What a magical thing that would be, not just for the countries that are at war, not just for the region, but for the world. When you evade having a potentially massive war, I mean, that is something incredibly significant. And so I think we all should be hoping for a resolution to this war to be coming, and especially here in Islamabad. And to be here for it would be absolutely historic. I'm not sold. I mean, anything could happen. We are gearing up for likely potential talks to end the war. However, nothing is promised in war, and nothing is promised in diplomacy. And I have reported on enough conflicts to know that it is not easy, and it's not something that's going to happen quickly. And so, while these second talks are going to happen, it may take a third talk, it may take a fourth talk. Hopefully it doesn't. Hopefully we get a resolution soon. But I think all we can do is kind of hope for the best and stay tuned. कुछ तो खबरें ये भी हैं कि शायद ये टॉक्स जो हैं वो एक समिट लेवल पे हों। कुछ लोगों ने कहा है, कुछ इंडिकेशंस भी आई हैं ऐसी कि शायद ट्रंप खुद चाह रहे हैं कि वो आएँ और शायद ईरानी प्रेसिडेंट और टर्किश प्रेसिडेंट और चीनी प्रेसिडेंट और मोहम्मद बिन सलमान साहब की भी बात हो रही है कि वो आएँ। अब देखना ये है कि फाइनली कौन आता है। वो तो जब तक गवर्नमेंट कुछ खुद ना अनाउंस करे वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, लेकिन इसमें भी कोई इतनी अनहोनी सी मुझे बात नहीं लगती। हो सकता है कि मामलात उस हद पे अब पहुंच चुके हों
कि ये तमाम लीडरशिप मिल के आके कोई एग्रीमेंट साइन करे कि बिकॉज देखें ईरान को गारंटीज़ भी चाहिए, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 50 साल के बाद एक दूसरे से आमने सामने बैठ के बात की है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है दोनों साइड्स पे। तो उसमें तो देखें फिर गारंटी तो अमेरिका की तो खैर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, बल्कि कहना चाहिए ट्रंप की तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि ये खित्ता सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका के एलाइज़ हैं या उनके एलाइज़ नहीं हैं, इस वक्त एक चीज़ पे सबका इत्तेफाक है कि ये जंग अमेरिका ने गलत शुरू की है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र का लम्हा है, बस इतना ठीक है। अब उसके बाद पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान, ये मैं आपको गलतफहमी कई लोगों की दूर कर दूं, फैसिलिटेटर नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इसमें फ़रीक है। पहले भी ये जो सीज़ फायर हुई है इसमें पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज के अंदर। जब तक लॉन्ग टर्म ईरान में पीस का जिक्र नहीं किया गया ट्रंप साहब की ट्वीट में, ईरान नहीं मान रहा था। तो पाकिस्तान ने ड्राफ्टिंग में भी, इसका मतलब है सब्सटेंस में भी, और अभी भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा, सब्सटेंस में भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र, मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र की बात है। अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहला पत्थर तो वो मारा कि जब दुनिया समझ रही थी कि जंग का अगला फेज़ स्टार्ट होने वाला है, तो पाकिस्तान ने वो जंग रोक दी ईरान की सेंसिटिविटीज़ को बीच में शामिल करके। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब दोबारा पाकिस्तान के लिए फिर एक बहुत बड़ा इम्तहान है इन सारे टॉक्स को ठीक तरह करवाना। और आप सही कह रहे हैं, सफारतकारी तो ठीक है, लेकिन सफारतकारी से ज़्यादा ये अब लॉजिस्टिक्स का, सिक्योरिटी का, मैकेनिक्स का, प्रोटोकॉल का अब वो फेज़ आ गया और हर चीज़ पाकिस्तान, हर चीज़ के लिए पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। किसने किससे बात करनी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, जब जंग अपने अरूज पर थी और ये इम्कान नजर आने लगा था कि ये जंग फैलती हुई आलमी तनाज़े की सूरत इख्तियार कर लेगी, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि जंग हो और ना ही दुनिया के बेशतर ममालिक ये चाहते थे कि जंग हो, क्योंकि अगर आप यूरोप देखें, एशिया देखें, लातीनी अमेरिका देखें, तो वो ये जंग नहीं चाहते थे। ख़ास तौर से मशरक़ वस्ता के ममालिक ये जंग नहीं चाहते थे। लेकिन ये जंग हुई क्योंकि अमेरिका ने फ़ैसला किया, अमेरिका और इसराइल ने फ़ैसला किया और उन्होंने एक मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान जो है दिफा कर रहा है, तो जंग के शोले भड़क रहे हैं। उसने पूरे के पूरे मशरक़ वस्ता को लपेट में ले लिया है, बल्कि ये जंग अब 3 बर्र-ए-आज़म पर मुहित हो चुकी है। अमेरिका, शुमाली अमेरिका जो है, दूसरा जो है एशिया यानी मशरक़ वस्ता, और उसके बाद जो है यूरोप जो है या तो बिलवास्ता या बराह रास्त इस जंग में शामिल है। लेकिन ख़ास तौर से सदर ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद जो उन्होंने मुआहदे किए हैं सऊदी अरब और UAE और कतर के साथ, इस तरीके से यूरोप भी शामिल हो गया और ये कहा जा रहा है कि रूस जो है वो ईरान की हिमायत कर रहा है। नताइज तो उस वक्त होंगे जब कोई स्टेबिलिटी आएगी अग्रेसर की तरफ से। अब हम भूल जाते हैं कि 2 अग्रेसर्स हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं है, इज़राइल भी एग्रेसर है। तो आपका इज़राइल जब तक लाइन पे नहीं आता, इज़राइल को कोई नहीं संभालने के लिए तैयार। अमेरिका अगर उसको वाज़े तौर पे डंडा नहीं दे सकता कि अब आप जंग बंद करो, तो और इस वास्ते ईरानियों की जो डिमांड्स हैं उसमें तीसरी डिमांड थी, अब पता नहीं कि आप पूरे ये जो अग्रेशन चल रही है रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़, ये सारी रोकी जाए। लेबनान में, पैलेस्टाइन में और ईरान में, सिर्फ ईरान में नहीं हो सकती अमन अगर इर्द गिर्द इलाकों में इज़राइल जंग और बमबारी करता रहे। बहरहाल वो लम्हा भी आ गया जब पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई, क्योंकि महज एक रात पहले सदर ट्रंप ये कह रहे थे कि वो एक रात में ईरानी तहजीब को ख़त्म कर देंगे। आज दुनिया पाकिस्तान की इन कोशिशों और कामयाबियों को किस तरह देख रही है। फ्रेंच सदर मैक्रोन, इटालियन वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी, जर्मन चांसलर मर्ज, इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म स्टॉमर, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म कार्नी, डैनिश वज़ीर-ए-आज़म फेडरिक्सन, हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जैटन,
यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर मुश्तरका एलामिया के अल्फाज कुछ इस तरह हैं। हम आज अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। हम इस अहम मुआहदे की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान और तमाम मुतल्लिका शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब मकसद ये होना चाहिए कि आने वाले दिनों में जंग की तेज़ रफ्तार और पायदार खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। ये हदफ सिर्फ सफारती ज़राए से ही हासिल किया जा सकता है। हम एक ठोस मुज़ाकराती तस्वीर की जानिब तेज़ रफ्तार पेशरफ्त की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। ये ईरान की सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में सलामती को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर होगा। इससे तवानाई के एक संगीन आलमी बहरान को टाला जा सकता है। हम इन सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। इस मकसद के लिए हम अमेरिका और दीगर शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में हैं। हम तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो लबनान समेत हर जगह जंगबंदी पर अमल दरामद करें। हमारी हुकूमतें आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी। ये एलामिया पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहमियत और पजीराई का मुँह बोलता सबूत है। यूरोप ने जो एक पाकिस्तान की मीडिएशन का जो रोल है उसको एक्सेप्ट किया है या उसको सराहा जा रहा है, तो इसका मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के जहाँ यूरोपीय यूनियन जो कि एक 32 कंट्रीज़ का पूरा एक गुलदस्ता है, उनके साथ जिस किस्म के पाकिस्तान के माशी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की जो तवक्कुआत हैं, और ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, IT में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो रिक्रूटमेंट है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ा मुआशी मौका बनने जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है इस सारे सूरत हाल को रोक देने में और अमन की बहाली में, तो इससे ना सिर्फ यूरोप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से कहीं बेहतर होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक नई तारीफ मुतय्यन हुई है। शटल डिप्लोमेसी है ना, वो COS आसिम मुनीर ने की थी और पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं और बेसिकली वो ईरान और US के दरमियान और US के लेवल पे कुश्नर और विटकॉफ के साथ बात करते थे, और उस वक्त इधर ईरान में लारेजानी के साथ बात करते थे और रिपब्लिकन गार्ड में भी उनके लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। तो वो तो शटल डिप्लोमेसी पे थे जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स रिजॉल्व हो गए थे। लेकिन फिर जंग के बाद ओमान समझ रहा था कि पीस हो जाएगा, चालाकी से इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर अटैक कर दिया। उसके बाद लारेजानी सब शहीद हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बाकियों के साथ COS आसिम मुनीर के भी थे, इसहाक डार साहब के भी थे और प्राइम मिनिस्टर साहब के भी थे। मेनली इसहाक डार साहब और COS के थे। तो आखिरी दिनों में लग रहा था कि तमाम इनिशिएटिव फेल हो गए, क्योंकि ईरान ने पॉइंट ब्लैंक इनकार कर दिया कि हम किसी टेम्परेरी सीज़ फायर के लिए निगोशिएट नहीं करेंगे। तो जब बिल्कुल करीब आ गया, आखिरी रात आई थिंक COS आसिम ने दोनों साइड से बात की। उसके बाद एंड में जब आखिरी 4 घंटे रह गए तो ये पता चला कि ईरान ने कहा कि जब तक आप देरपा अमन की बात नहीं करेंगे इन टॉक्स में, हम नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम अमेरिका से बात करते हैं, लेकिन बात करना काफ़ी नहीं था, फिर अमेरिका के सदर की गारंटी चाहिए थी। तो फिर इसलिए जो उन्होंने उस धूम धड़क के बाद, गुस्से के बाद जो ट्वीट की, जो एक इंतहाई नाजुक अंदाम किसी खरगोश जैसी ट्वीट लग रही है, उसके अंदर उन्होंने लॉन्ग टर्म पीस की बात की। इसलिए मुझे शक है कि उसकी लैंग्वेज को ड्राफ्ट करने में पाकिस्तान की हेल्प की ज़रूरत पड़ी और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा उसके अंदर क्लॉज डाला, जिसकी वजह से ईरानियन लीडरशिप आने पे तैयार होगी। हमने मीडिएटर का रोल तो अडॉप्ट कर लिया, हम आप उसको कह सकते हैं कि हम मीडिएट कर रहे हैं। हमने US, चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट में ऑल दी अफेक्टीज एंड द वॉरियर्स का हमने ट्रस्ट हमारे पास है। इस वक्त दुनिया के हर आप कह सकते हैं कैपिटल में हमारी बात हो रही है और हमें एक अच्छा रिसीव किया जा रहा है। जो ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर साहब का, फील्ड मार्शल साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये हमारे 3 इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं एक्टिव, और नेचुरली इनकी अपनी पूरी टीम है। और फॉरेन ऑफिस की मैं समझता हूँ कि ये ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है। हमारे जो डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हैं और जो फॉरेन ऑफिस के अंदर हमारे बैठे हैं हर लेवल पे,
ये एक बड़ी सस्टेन कैलकुलेटेड मूव्स उन्होंने की हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि इसको सस्टेन किया जाए। देखिए, दुनिया हमें क्रिटिसाइज भी करेगी, हम इससे एक ऑप्टिमिज्म की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि वो कोई ईरान इज ए बिग पावर, इंडिया अमेरिका इज ए बिग, उसने सुपर पावर को चैलेंज किया हुआ है, वो हमारी डिक्टेशन नहीं लेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पेश नज़र सबसे बड़ा फ़ायदा मुआशी इस्तेहकाम है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। किसी भी बड़ी जंग की सूरत में तेल की कीमतों में इजाफा और सरहद पार से पनाह गुज़ीनों की आमद पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल सकती है। जंग रुकने से पाकिस्तान को तिजारती इस्तेहकाम मिलेगा। इस तनाज़े के मुस्तकिल हल से पाकिस्तान एक कामयाब सालिस के तौर पर उभरने से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है। इसे महज एक सिक्योरिटी रियासत की बजाय एक इलाकाई इस्तेहकाम लाने वाले मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका बड़ा तिजारती पार्टनर और फौजी मुआवन और ईरान पड़ोसी और तवानाई का जरिया दोनों ही अहम हैं। जंग रुकवाने से पाकिस्तान को इन दोनों के दरमियान मुश्किल इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान किसी फरीक की तरफदारी करने के बजाय सफारतकारी के जरिए खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने मुआशी और दाखिली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। जंग से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली और ट्रांसपोर्ट की कीमतों पर पड़ेगा और महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। दो बड़े फैक्टर्स हैं हमारे पास जिससे हमें बड़ी तकलीफ होगी। एक तो ऑयल प्राइसेस और दूसरा आपका रेमिटेंसेस। तो ऑयल प्राइस की मद में अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर 150 बैरल पे जाता है डॉलर पे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। बिकॉज कि हमारा जो इस वक्त प्राइसिंग होती है वो होती है गल्फ़ के उसके ऊपर अपना सिंगापुर, उसके ऊपर अपना प्लाट्स के ऊपर, और नॉर्मली ये जो होता है वो 3 टाइम्स हो जाता है एवरेज के हिसाब से। तो मैं ये समझता हूँ ये इसकी वजह से डीपनिंग होगी और हमें बहुत बड़ा इसमें आपको वो देना पड़ता है प्रीमियम। तो बेहतर यही होगा कि हम डायरेक्ट सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करें और अपनी रिफाइनरीज़ को कोशिश करें कि मैक्सिमम वो करें और जो उनका प्रोसेस है जिस तरीके से वो निकालें। LPG, LNG, इसके बाद ऑयल, मोटर गैसोलीन ऑयल, फिर डीजल, फिर नाफ्ता और केरोसिन, और फिर इस किस्म की वो जो पॉलिसीज़ हैं आपकी रिफाइनरीज़ के लिए आपको मेरा ख्याल है करनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो एक दूसरी बड़ी हिट पड़ेगी वो हमारे रेमिटेंसेस की हैं। तो हमने ये डेटा ऑब्वियसली वी कैन नॉट फाइंड कि जी अभी क्या हो सकता है। हमने एवरेजेस निकाली हैं और हमने अपने डेटा रन किए हैं टाइम सीरीज़ के हिसाब से। कोविड का पीरियड हमने इसको लिया हुआ है। कोविड के पीरियड के हिसाब से अगर आज मैं देखता हूँ तो मुझे कम से कम ये हो सकता है मैक्सिमम 3 से 4 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस निकल जाएंगे। बट इनकी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास। अगर हम उस स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो मेरा ख्याल है मैं समझता हूँ कि वी हैव टू परसीव एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट पर्सन। साल का हमारा जो तेल की दरामद का बजट है वो 12 से 14 अरब डॉलर का होता है। अगर प्राइसेस तकरीबन लेस देन $1 बिलियन अ मंथ बनता है तो तकरीबन 1 अरब ही कह लें महीने का हमारा बजट होता है ऑयल इंपोर्ट का जो बिल बनता है। अगर प्राइसेस हमारी डबल हुई हैं इसका मतलब है वो हमारा डबल होगी इंपोर्ट बिल। सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट आता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तेल महंगा होता है उससे हर चीज़ महंगी होती है, महंगाई आती है। महंगाई पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो गई है। जब महंगाई आएगी तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सूरत हाल हर चीज़ उससे अफेक्ट होती है। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट होता है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है, पाकिस्तान की सर्विसेज अफेक्ट होती हैं। वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हम पे आया है। कैसा जो अजीबो गरीब चीज़ है कि पहले एक चीज़ की कीमत बढ़ाओ फिर उस पर सब्सिडी दो। अब हम इतने शफाफ इकॉनमी, शफाफ कंट्री तो है नहीं। हर चीज़ में करप्शन, हमारा जो बड़े मसाइल हैं 2-3 पाकिस्तान में, एक बड़ा मसला उनमें करप्शन है। पहले आपने चीज़ें बढ़ा दी, फिर आप सूबे कह रहे हैं कि हम 2 व्हीलर्स को, मोटरसाइकिल को सब्सिडी देंगे, हम ज़री शोबे को सब्सिडी देंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी देंगे। कि प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में करप्शन होगी, शिकायत आएंगी। दूसरा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, तेल की महंगाई का इम्पैक्ट क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे है? बिल्कुल नहीं है, इससे हट के बहुत सी चीज़ों पे है। क्या हमारी गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट इतनी ताकतवर, इतनी शफाफ है कि सब्सिडी 60% तक पहुंच जाए? पहले भी ऑयल क्राइसिस आते रहे दुनिया में। यूक्रेन वार
यूक्रेन रशिया, वो भी एक एनर्जी का क्राइसिस उससे जनरेट हुआ। 70s में भी ऑयल का एक क्राइसिस जनरेट हुआ। लेकिन इस दफ़ा का जो क्राइसिस है ये इसलिए मुनफरिद है कि इस वक्त दुनिया बिलअमूम और पाकिस्तान बिलखसूस 3 चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त डेट जो है वो बढ़े हुए हैं, जो मईशतें हैं वो मकरूज़ हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, वो ऑलरेडी पीक पे पहुंची हुई है। और पाकिस्तान जैसी मईशतें जो हैं, हमारे पास कुशन बहुत कम है जो हमारी आमदनी है और जो हमारे अखराजात हैं कि हम इस एनर्जी या इकनॉमिक जो हार्डशिप है उसको हुकूमत अब्ज़ॉर्ब कर सके और आवाम तक ना पहुंचने दे। और यही वजह है कि फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने इंग्लैंड को उन्होंने डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा मुतासरा मईशत जो है वो करार दिया कि इंग्लैंड सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, चूँकि उसके पास उस पर कर्ज़ बहुत है, उसका डेफिसिट बहुत है। पाकिस्तान को इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली डेवलपिंग कंट्री करार दिया। पहले नंबर पे जॉर्डन है, फिर पाकिस्तान है, फिर श्रीलंका है, फिर इजिप्ट और इथियोपिया है। तो ये हैं जो, और वजह क्या है, ये कोई रैंकिंग आर्बिट्रेरी रैंकिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है, जो टोटल इंपोर्ट हमारी होती हैं एनर्जी की, 90% हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो गल्फ़ से आ रही हैं। गैस की सारी LNG जो थी वो गल्फ़ से आ रही है। क्राइसिस ये नहीं कि आना है, अभी शुरू हो चुका है और ये चलेगा। आज अगर जंग पे एग्रीमेंट हो जाता है और जंग ख़त्म हो जाती है तो फिर भी 3 महीने, कम अज़ कम 3 महीने आप क्राइसिस में रहेंगे। आपके 9 महीने के एक्सपोर्ट के फिगर आए हैं, आपकी 9 महीने में $2 बिलियन की एक्सपोर्ट गिर गई है। लास्ट ईयर 24 अरब 73 करोड़ थी या $72 करोड़ थी। इस साल 9 महीने जो हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो 22 अरब 71 करोड़ पे आ गई है। इसी तरह आपकी इन्फ्लेशन जो है, जो अब मार्च का तो 7.4 आया इन्फ्लेशन का, लेकिन जब अप्रैल का इन्फ्लेशन आएगा तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है ये डबल डिजिट होगा और ये बरसे के बाद होगा। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ये क्राइसिस आपका अभी डीपन होगा। और हुकूमत ने अब जो बजट देना है उसमें ये तमाम चीज़ों को सामने रख के बजट देना है। एनर्जी क्राइसिस ये है कि आपकी जो गैस की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इस वक्त गैस की लोड शेडिंग शुरू है, बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हर महीने 10 कंटेनर, वो जहाज़ आते थे LNG के, RLNG के, कतर का वो प्लांट हिट किया गया है और वो बंद हो गया है। और अगर वो दोबारा रीओपन होता है तो उसको रीओपन होने के लिए 6 से 8 हफ्तों की ज़रूरत है। और उसके बाद भी पता नहीं कतर आपको सप्लाई दे सकता है, उस तरह नहीं दे सकता। तो आपका एक गैस का क्राइसिस आना है, और गैस के क्राइसिस से लिंक है आपका खाद का क्राइसिस। खाद के कारखानों को गैस बंद है, उस गैस की बंदिश से सिर्फ मार्च में 35 बिलियन रुपए का आपका जो रेवेन्यू आना था खाद से, जो टैक्स आता था, वो नहीं आया। फिर आपकी इंपोर्ट टोटली जो है क्लैप्स हुई है। कुछ राहदारी बंद हैं जो समंदर के रास्ते से, वहाँ पर आपको 70 अरब रुपए के रेवेन्यू का कस्टम में मार्च में शॉर्टफॉल आया है। ओवरऑल 200-250 अरब रुपए का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। तो ये सारी चीज़ें आपने आगे करके कवर अप करनी है, और कवर अप की जाएंगी तो वो ये सारा अल्टीमेटली बोझ आएगा पाकिस्तान की आवाम पर। पाकिस्तान में जो गैस पाइपलाइन तामीर हुई है उस पर जो एक्सपेक्टेड गैस की सप्लाई शुरू में हमने की है, तकरीबन 1 अरब क्यूबिक फीट एक दिन में आनी है, जो उसको 22 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान ये खैर सगाली के लिए कर रहा है, नेक नियति से कर रहा है कि ये जंग ख़त्म हो, और अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने पाकिस्तान को सहूलतकार और सालिस का रोल दिया है। इस तनाज़े के असरात के साथ जुड़ा हुआ मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा सहारा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में काम करने वाले पाकिस्तानियों की भेजी हुई रकूम है। अगर जंग खलीज तक फैलती है तो वहाँ पाकिस्तानियों का रोज़गार मुतासर होगा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर गिर जाएंगे। शुरू में यकीनन आज जो है वो रेमिटेंसेस में कमी मैं देख रहा हूँ। आप जो गल्फ़ कंट्रीज़ की एविएशन इंडस्ट्री बैठी हुई है, उनकी रिफाइनरीज बैठ गई, उनकी गैस फील्ड बैठ गए, वहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री बंद होगी, जिसकी वजह से यकीनन वहाँ से जो हमारे एक्सपैट पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे वो नहीं उस तरीके से आएंगे। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ये ममालिक जो हैं ये फ़लस्तीन या लिबनान नहीं है। जो ही जंग ख़त्म होती है यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन बहुत मैसिव स्टाइल में शुरू होगी, और उस रिकन्स्ट्रक्शन में पाकिस्तान का जो ब्लू कॉलर वर्कर है, जो इसमें
सिविल वर्क्स में जो जाने के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि जाहिर है कि वहाँ पे अब आपको उनको वर्कर्स चाहिए होंगे जो कि तामीर नौ कर सकें, और उस तामीर नौ में पाकिस्तान जो है वो बुनियादी किरदार अदा कर सकता है। इसी तरीके से जहाँ पे पूरी दुनिया इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से ऑयल की कमी का शिकार है, गल्फ़ कंट्रीज़ खुराक की कमी का शिकार हैं। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी जो कि वहाँ पे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल और मीट और बाकी चीज़ें लेके जाती थी। अब जंग के दौरान और जंग के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए वो ये है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कारपोरेट फार्मिंग से फ़ायदा उठाएं ताकि उनको वो जो फूड का क्राइसिस है वो वहाँ पे ना पड़े। उनको बिल्कुल अपने प्रॉक्सिमिटी में फूड चाहिए जो कि वो हासिल कर सके। अमन की सूरत में ईरान और पाकिस्तान के मुआशी और तजारती ताल्लुकात में इजाफा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईरान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों जैसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम कर रहा है। इसके अलावा जंग की सूरत में सिस्तान और बलूचिस्तान की सरहद पर तिजारत रुकने से मुकामी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। हमने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया, उसको मुकम्मल नहीं कर रहे, उस पे हमें 18 अरब डॉलर की प्लेंटी हमारे सर पे खड़ी है, हमें उसको भी सोचना चाहिए। ये तो एक साइड है, दूसरी साइड है उसमें फ़ायदा क्या होता है। पाकिस्तान में जो गैस पाइपलाइन और तामीर हुई है उस पर जो एक्सपेक्टेड गैस की सप्लाई शुरू में हमने की है तकरीबन 1 अरब क्यूबिक फीट एक दिन में आनी है, जो उसको 22 अरब तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरियात है वो 3.5 अरब क्यूबिक फीट तक ज़रूरी है, हमें मिलनी चाहिए। अब हमें अगर गैस सस्ती मिल जाए जो कि इंतहाई सस्ती होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम इस पर मैं दोबारा इंसिस्ट करता हूँ, हमें इस इशू को ज़रूर वार्स के साथ ही अटैच करके सॉल्व करवाना चाहिए कि हमारी गैस पाइपलाइन तामीर होनी चाहिए। गैस पाइपलाइन तामीर होगी, आपको सस्ती गैस मिलेगी, सस्ती गैस मिलेगी, उस गैस से आप सस्ती बिजली बनाएंगे, उससे आपकी इंडस्ट्री चलेगी, रोज़गार आएगा, उसमें लोगों के पास पैसा आएगा, उनकी परचेज़ पावर बढ़ेगी, लोगों में एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होगा। जब फैक्ट्री चलेगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मेरा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। हमारे जो रेमिटेंसेस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, मिडल ईस्ट और में ख़ास तौर पर सऊदी अरब से यूएई से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं, तकरीबन 3 अरब से ज़्यादा हर महीने आती हैं, वो भी कम होगी। हमें अभी से उनको भी जहन में रखना चाहिए, उस सूरत हाल को हमने कैसे हैंडल करना है। आपके पास एनर्जी सिर्फ अब कीमत का मसला नहीं है कि एनर्जी महंगी है, एनर्जी की सप्लाई का मसला भी है। सप्लाई का मसला इस तरह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सारी LNG कतर से आ रही है। कतर ने ख़ुद कहा है कि अगर सुबह भी ये जंग बंद हो जाए तो उनको दोबारा से गैस की उस प्रोडक्शन लेवल पे, प्री वार प्रोडक्शन लेवल पे जाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। तो ये कोई महीनों की बात नहीं हो रही, ये सालों की बात हो रही है। अब अगर 4 से 5 साल लगेंगे तो पाकिस्तान के पास अल्टरनेटिव गैस का ज़रिया क्या रह जाएगा। या तो ईरान के साथ कुछ ऐसा अगर अमेरिका का कुछ बनता है कि उससे सैंक्शन हट रही हैं और पाक ईरान गैस पाइपलाइन बन जाती है तो फिर तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर जाहिर है कि हमें जहाँ से भी गैस मिलेगी महंगी गैस मिलेगी और वो उसके फ्रेट चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। और सिर्फ हम ही कतर से बाई नहीं कर रहे, हम तो बहुत छोटा सा उसमें प्लेयर थे। अगर कतर की जगह कोई और अल्टरनेटिव आता है और आपके पास जो बड़ी मईशतें हैं वो भी वहाँ से इंपोर्ट कर रही हैं तो पाकिस्तान क्राउड आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान तिजारत के हुजम को देखा जाए और ईरान के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात का भी जायज़ा लिया जाए तो सूरत हाल बहुत हद तक वाज़ेह हो जाती है। खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात की नौइयत को भी मद्देनज़र रखना होगा। मेरी दुआ है कि सिमट जाए और जो भी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है अगर अमन की तरफ जाएँ तो जो पाकिस्तान का कलीदी किरदार है तुर्की और मिस्र के साथ और सऊदी अरबिया के साथ, और जो हम एडवर्सिटी इस वक्त फेस कर रहे हैं कुछ दुनिया के मुल्कों से, लाइक इंडिया है, इजराइल है, या कुछ हद तक अब यूएई से शुरू हो गया हमारा, तो मैं समझता हूँ पहले तो हमें अपनी सरहदों की खुद हिफाजत करनी चाहिए। बिकॉज कि अगर ईरान से कोई ग्राउंड का रास्ता है तो वो पाकिस्तान के थ्रू जाता है। तो पाकिस्तान ने आज तक बड़ी अच्छी पॉलिसी रखी है कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, और बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरा ख्याल है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में नफाक ना हो, और अगर देखें फैलेगी इसलिए नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान अभी भी वो अटैक कर रहा है जो अटैक करता था,
और उन्होंने कहा है कि अगर अभी हम पे और अटैक करोगे तो हम वहीं पे अटैक करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ना सऊदी अरेबिया ना यूएई कोई भी इस वक्त इतना चैलेंजिंग नहीं आएगा कि वो खुल के ईरान के ख़िलाफ़ काम करें। ऑब्वियसली लोग चाह रहे हैं कि रशिया इन्वॉल्व हो जाए, पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए, चाइना इन्वॉल्व हो जाए, बाकी आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इन 3 कंट्रीज़ ने हाँ बिल्कुल कोल्ड वॉर के तौर पे वो चला रहे हैं, बट बिल्कुल मैदान में नहीं आए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर खुदा ना खास्ता अगर जंग फैलती है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने वसाइल पे फूड सिक्योरिटी पे तवज्जो देनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी अगर आपके पास अपनी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपकी करेंसी आपको डिवैल्यू नहीं होने से रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होंगे। जो आपकी इंपोर्ट्स हैं उनको रैशनलाइज करें। जो आपकी जो लग्जरी इंपोर्ट है, जैसे आप ये गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई गाड़ी रिप्लेस नहीं कर रहा, वो एडिशनल गाड़ी के तौर पे लेते हैं। 25 ब्रांड आ गए, कोई समझ ही नहीं पड़ी लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी है। ईवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप उसको रोकें, कंटेंडेड रहें इंपोर्ट के हवाले से, बिकॉज उसके एक्सपोर्ट ने भी इफेक्ट होना है। तो आपने अपनी वो पॉलिसीज़ आज से इन एडवांस, जैसे मैंने $1,00,000 की कही है, वो आज आपको आज कर देनी चाहिए, बिकॉज कि दुनिया में कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा हमारे पाकिस्तानियों को कि उनका पैसा कहाँ रखें। पाकिस्तान पहले ही लाखों अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए है। ईरान के साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर तवील सरहद है। जंग की सूरत में वहां पनाहगज़ीनों की बड़ी तादाद पाकिस्तान का रुख कर सकती है, जिसे संभालना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा। इसके साथ ही सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के अखराजात बढ़ जाएंगे, जो बजट पर इजाफी बोझ डालेंगे। पाकिस्तान के लिए ये मुमकिना जंग सिर्फ पड़ोस की आग नहीं, बल्कि अपने घर के सहन तक पहुंचने वाला खतरा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस तनाज़े को मेज़ पर बैठकर हल किया जाए। पाकिस्तान सोच समझ कर फैसले करता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस पूरी मेहनत की और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुक़ात उस्तवार किए, बेहतर किए, और क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान छाया हुआ था, लेकिन मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हुई। उस वजह से जो है पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक अच्छे दौर से गुज़र रहा है इन ताल्लुक़ात के एतबार से। लेकिन इतना मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ये खैर सगाली के लिए कर रहा है, नेक नियती से कर रहा है कि ये जंग ख़त्म हो, और अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने पाकिस्तान को सहूलतकार और सालिस का रोल दिया है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी बड़ी विजिबल है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट ही है, पाकिस्तान वॉर जोन में है। ईरान में मुदस्सिर टीपू बैठा हुआ है, तो वो कंपेरेबल है बाकियों के साथ नहीं। उसने अपनी जान खतरे में रखी हुई है। वो इवैक्यूएट करने की एप्लीकेशन दे सकता था, नहीं दी उसने। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल सीपैक और गवादर से जुड़ा है। गवादर ईरान की सरहद के इंतहाई करीब है। जंग की सूरत में बहीरा अरब और खलीज ओमान में बहरी नकलो हरकत मुतासिर होगी, जिससे गवादर बंदरगाह का ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा जंगज़दा खित्ते में गैर मुल्की सरमायाकारी, खास तौर पर चीन अपने अरबों डॉलर्स के मंसूबे को जारी रखने में हिचकिचाहट महसूस करेगा। अगर ईरान में जंग होती है तो पाकिस्तान की मगरबी सरहद के दोनों एतराफ यानी अफगानिस्तान और ईरान बदअमनी होगी। पाकिस्तान के लिए 2 तवील सरहदों पर एक साथ सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखना फौजी और माली तौर पर बहुत मुश्किल होगा। खित्ते में बदअमनी की सूरत में जंगी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर कलदम तंजीमें सरहदी इलाकों में दोबारा सरगर्म हो सकती हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जिसमें 4 वेदर्स आते हैं, स्ट्रीम पे आते हैं, टूरिज़्म की कैपेसिटी है। अगर आज टेररिज्म ख़त्म हो जाए नॉर्दर्न एरिया में और बलूचिस्तान में, तो आपका टूरिज़्म ही आपकी इकॉनमी को स्टेबलाइज कर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हमारी एफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर की, मेरी यूनिवर्सिटी की भी एफिशिएंसी, आप डिसएफिशिएंसी कह सकते हैं। हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान में पोटेंशियल है। इसीलिए मगर फाइनली आजकल के रियल वर्ल्ड में स्टेट ऑन स्टेट वॉर्स शुरू हो चुकी हैं। आपने कहा ना प्री 1945 मल्टीपोलैरिटी आ गई प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली, और स्टेट ऑन स्टेट वॉर्स की राह में अनार्की बढ़ रही है। जिसका मिलिट्री मसल स्ट्रांग होगा वही
होगा। और वैसे भी 1945 के बाद भी क्यों अमेरिकन और रशियन, उनका मिलिट्री मसल स्ट्रांग था। 1991 के बाद क्यों यूनिपोलैरिटी में अमेरिका का मिलिट्री मसल स्ट्रांग था। आपकी रीजन में क्यों रिस्पेक्ट होनी शुरू हुई, आपका मिलिट्री मसल स्ट्रांग है। आपने अगर इंडिया को में ना चेकमेट किया होता, शायद आपकी तरफ तवज्जो ना होती। इसी तरह अगर अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाता है या जंग करता है तो वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालेगा कि ईरान के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान की ज़मीनी या फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल का मुतालबा भी बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए गैर जानिबदारी बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में इनकार IMF से इमदाद में रुकावट बन सकता है, जबकि पाकिस्तान का इकरार ईरान के साथ दुश्मनी का बाइस बनेगा। जंग की सूरत में सरहदों पर कंट्रोल कमजोर पड़ने से मंशियात और असलहे की गैर कानूनी नकलो हमल बढ़ने का खदशा भी बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसानी स्मगलिंग बढ़ जाने से पाकिस्तान के लिए कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मामूल के हालात में पाकिस्तान ईरान से बड़ी मिकदार में सब्जियां, फल और LPG दरामद करता है। जंग की सूरत में इन अशिया की किल्लत पैदा हो जाएगी, जिससे मुल्क के एक बड़े हिस्से में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। जो पिछले 20 साल के फिगर्स देखें, हमारी जो ईरान को एक्सपोर्ट्स थी उनमें 43% कमी आई है। जो ईरान से इंपोर्ट हमारी तरफ हुई हैं उनमें 14% इजाफा हुआ है। हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो ईरान के हक़ में है इस वक्त, हालांकि ईरान पे बहुत पाबंदियां हैं। तो उस पर हमने करना क्या है, हमने बहुत से MOU साइन किए। हमें जो दोनों हुकूमतें मानती हैं कि हमारा जो तजारत का हुजम है सालाना वो 8 से 10 अरब तक ले जाने का पोटेंशियल है, उसमें MOU साइन हुए पड़े हैं। अब जबकि सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और पाकिस्तान इस जंग के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए एक सेंट्रल स्टेज की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के तारीखी अदबार हो रहे हैं। इस सूरत में पाकिस्तान की पोजीशन खित्ते में एक मजबूत और काबिल भरोसा मुल्क के तौर पर मुस्तहकम हुई है। दुनिया के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत करार दिया है जो दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा सकती है। लीडरशिप की पर्सनल आपस में जो इक्वेशन है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक इसहाक डार साहब की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे इक्वेशन है और सबसे बढ़ के COS आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ और विटकॉफ और कुशनर के साथ पर्सनल इक्वेशंस हैं। ये पर्सनल इक्वेशंस की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आप देते हैं कि मुझे लगता है आखिर में ट्रंप साहब ने कहा यार जो तुमने ज़बान डालनी है डाल लो, मैं साइन कर दूँगा। इससे पहले 4 अमरीकी सदूर पाकिस्तान आ चुके हैं, जिसमें सदर जॉर्ज बुश ने 2006 में और सदर बिल क्लिंटन 2000 में इस्लामाबाद आए। मुल्क के सदर जनरल मुशर्रफ थे। याह्या खान के दौर में रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान का दौरा किया। अयूब खान जब पाकिस्तान के सदर थे तो अमरीकी सदर लिंडन जॉनसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। 2006 के बाद किसी अमरीकी सदर या नायब सदर का ये पहला दौरा है। अमरीकी नायब सदर किसी मामूल के दौरे पर पाकिस्तान नहीं पहुंचे, बल्कि ईरान के साथ जारी जंग के बारे में इंतहाई अहम मुज़ाकरात के लिए वो पाकिस्तान आए हैं। ये सीक्रेट के अलावा रह ही नहीं सकती, ये हैं ही सिर्फ टॉप सीक्रेट। ये कोई नॉर्मल टॉक्स नहीं है। एलामिया पता नहीं कब आएगा। अगर नीयतें साफ़ भी होना तो कुछ माह लगेंगे वे फॉरवर्ड जाने में। ये आसान डिस्कशंस नहीं है। इनमें फ़लस्तीन की 2 स्टेट सोल्यूशन भी आनी है। आप कैसे इजराइल की सिक्योरिटी गारंटी कर सकते हैं जब तक फ़लस्तीनियों की ना करे? इसमें बहुत चीज़ें आनी हैं। और अगर हमने फ़लस्तीनियों को फरामोश किया और हमने सिर्फ बायलैटरल ईरान और अमेरिका की दोस्ती कराई, तो याद रखिए इजराइल किसी दिन उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेगा, किसी दिन हमारे ख़िलाफ़ भी लेगा। तो हमें फ़लस्तीनी माओ बच्चियों की और गाज़ा के 1 लाख शहीदों की खातिर हमें उनको शामिल करना चाहिए, उनके फैक्टर्स को इन टॉक्स के अंदर। ओवरऑल बहुत अच्छी है। अब इंडिविजुअली तो मैं अगर ये कहूँ कि ईरान में मुदस्सिर टीपू बैठा हुआ है तो वो कंपेरेबल है बाकियों के साथ नहीं। उसने अपनी जान ख़तरे में रखी हुई है। वो इवैक्यूएट करने की एप्लीकेशन दे सकता था, नहीं दी उसने। और बाकी भी पूरा फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस और पाकिस्तान की ISI हेडक्वार्टर्स हैज़ बीन यूज्ड विदाउट गोइंग इनटू डिटेल फॉर टॉक्स ये ईरान के और अमेरिका के साथ। शायद अभी भी इस्तेमाल हो। फिर जो
COS आसिम मुनीर का सेक्रेटेरिएट है जो उनके साथ काम करते हैं, जिनको मैं नहीं जानता। अजीम परफॉर्मेंस है और मेरा ख्याल है 8 आउट ऑफ 10 है। इस रोल से पाकिस्तान की दुनिया में एक नई तारीफ मुतय्यन हुई है, और वो तारीफ ये है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान की क़यादत ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है और अपनी जो सफारतकाराना महारत थी उसको इस्तेमाल किया है ईरान को, अमेरिका को और गल्फ़ कंट्रीज़ को किसी एक बात पर मुत्फिक होने के लिए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया है, और चाइना को ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये है कि इस खित्ते में खुशहाली आएगी, इस खित्ते में अमन बढ़ेगा और पाकिस्तान एक नई जो रफ्तार है उसके साथ न सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि दुनिया में उसके ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत और गहरे होंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तवक्को की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अगला और हतमी दौर शुरू करेंगे और मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीकी सदर ट्रंप भी इस्लामाबाद आएंगे। इस जंग को रुकवाने और दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने में पाकिस्तान की सिविलियन और फौजी क़यादत ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। ख़दशात बहुत हैं इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका, ईरान, जो मैराथन पाकिस्तान की टॉप हायरार्की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, आपने देखा कई दिन गुजार के जो अहम तरीन ममालिक हैं इस पूरे कन्फ्लिक्ट में, उनको कन्विंस किया और एक उम्मीद की जा रही है कि हतमी लह अमल बस और जो हतमी कामयाबी है वो आया ही चाहती है। लेकिन डिप्लोमेसी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस तरह के जो मेजर कैटास्ट्रॉफे या कन्फ्लिक्ट होते हैं या एक बड़ी जंग होती है, वो दिनों में या हफ्तों में आप ये नहीं कह सकते कि ये अब ख़त्म हो गई है। एक लम्हे पे आप बहुत आगे चले जाते हैं और आपको लगता है कि बस ये डील डन है। आज संडे है और मैं अगर अगले 5-6 दिन का आपको बता पाऊँ जो हमारे पास मालूमात आ रही है लेटेस्ट, वो ये है कि मज़ाकरात ऑनगोइंग हैं, ये हफ्ता कंक्लूसिव है और इसमें पाकिस्तान वो कामयाबी की तवक्को कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। यही बयानात वाइट हाउस से आ रहे हैं, यही बयानात पेंटागन से आ रहे हैं, यही पूरे दुनिया ने पाकिस्तान का जो किरदार है उसको तस्लीम किया है। मीडिएटर का, सालिस का, फैसिलिटेटर तो है ही, और साथ ही जो दुनिया ने एक थोड़ा सा टाइम देखा है, अगले आपको मालूम है 1 दिन में या 24 घंटों में जो सीज़ फायर है ये तो गालिब इम्कान है कि ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा। और इतनी बड़ी जंग में आपको 2 हफ्ते मिल जाएं तो इसका मतलब है कि डील इज़ डन ऑलमोस्ट। अगरचे क्या सरायाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसमें बेहतरी की शक्ल बिल्कुल क्लियर है।